Good morning, class 11. In our previous video, we have discussed about partnership. So we are discussing form of businesses. So we have discussed first sole proprietorship, then we have discussed partnership, different forms of partnership, different types of partners. तो ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर लिया है. आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में. पार्टनरशिप डीड होता क्या है, तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में. पार्टनरशिप डीड होता क्या है? सो पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स. यानी कि जो जितने भी डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं तो उनके अमंग क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है. उसमें उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके राइट्स, उनकी ओनरशिप सब कुछ मेंशन होता है. और पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट. द एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन. इट कैन बी ऑरल, द एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और इट कैन बी इन द रिटन फॉर्म. बट एन ऑरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन. लेकिन ऑरल में प्रॉब्लम क्या होता है? इट कुड बी मिस इंटरप्रेटेड. उसको हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? इंटरप्रेट कर सकते हैं, मिस इंटरप्रेट हम उसे कर सकते हैं व्हेन वी आर सपोज टू प्रूव समथिंग एंड द रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स. और उससे क्या हो सकता है? जब पार्टनर्स के बीच डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो सकता है. द एग्रीमेंट इज देयरफॉर पुट इन द राइटिंग टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट्स और मिस इंटरप्रिटेशन. The written agreement is called a partnership deed or article of partnership. जो written हमारे पास एग्रीमेंट होता है between the partners, among the partners, उसे हम partnership deed बोलते हैं. All the relevant conditions और stipulations can be included in the partnership deed. जितनी भी stipulations हैं, जितनी भी liabilities हैं, जितने भी ownership के जो भी parts हैं, क्या किसके rights हैं, क्या किसी की responsibilities हैं, क्या कैसे कैसे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा, वो सारी चीजें मस्ट इंक्लूड इन अ पार्टनरशिप डीड. तो ये वो चीजें हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट दैट इज गोइंग टू बी देयर इन अ पार्टनरशिप डीड. क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए किसमें? एक पार्टनरशिप डीड में. फर्स्ट ऑफ ऑल नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. जो सबसे पहली चीज है वो क्या होना चाहिए? जो आप फर्म, जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, उसका पूरा नाम और उसका पर्टिकुलर एड्रेस, वो सारी चीजें उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए. दैट सो एंड सो पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस, द नेम ऑफ द बिजनेस इज दिस एंड द एड्रेस ऑफ आवर ऑफिस विल बी दिस. ये दोनों चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए. दूसरा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, उन सबके एड्रेस और उन सबके नाम भी होने चाहिए. यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन उस पार्टनरशिप डीड के अंदर होनी चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, टाइम लिमिट्स कितनी होगी, कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी, कितने टाइम तक होगी ये पार्टनरशिप, वो भी उसका ड्यूरेशन जो है वो पार्टनरशिप का मेंशन होना चाहिए. नेक्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म एंड बिजनेस. नेचर एंड स्कोप क्या है? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग इनटू. किस तरीके का बिजनेस हम करने जा रहे हैं? वेदर दैट इज अ रियल एस्टेट बिजनेस, दैट इज अ ट्रेडिंग, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग और समथिंग एल्स. किस तरीके का बिजनेस है? ट्रेडिंग करेंगे, कॉमर्स करेंगे, एड टू ट्रेड में जाएंगे, इंश्योरेंस में जाएंगे, क्या स्कोप है उसका, वो सारी चीजें भी उसमें मेंशन होनी चाहिए. कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स. कंट्रीब्यूशन जानते हैं आप? कौन कितना इन्वेस्ट करने जा रहा है. पार्टनरशिप मैंने आपको बताया था करते क्यों है? सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर रिसोर्सेज. एक्चुअल में जो इंडिविजुअल होता है उसके एफर्ट्स, उसकी कैपिटल, सारी चीजें लिमिटेड होती हैं, तो वहां पर बिजनेस एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता. तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप कर लेते हैं 2 या 4 या 6 लोग मिलकर, या इसका नंबर और भी ज्यादा हो सकता है. सो दैट वी कैन जनरेट मोर फंड्स, वी कैन हैव मोर एफर्ट्स, वी कैन हैव मोर क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज. तो ये सारी चीजें हैं. तो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल भी मेंशन होना चाहिए कि हर कोई पार्टनर कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा. प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो किस बेसिस पर होगी. कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर होगी या कोई दूसरा मेथड हम यूज करेंगे, या कोई जनरल रेशो होगा, सब में इक्वल इक्वल डिवाइड होगी. कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स. मैंने आपको बताया था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. को एक पार्टनर ऐसा होता है जो खाली कैपिटल इन्वेस्ट करता है. एक पार्टनर वो होते हैं जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, जो कैपिटल के साथ साथ अपना एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं.
तो सपोज हमारे पास दो तरीके के पार्टनर्स हैं, एक खाली एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सॉरी एक खाली कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनको कमीशन मिलेगा, क्या उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, क्या उनको सैलरी मिलेगी? दैट शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रेक्चुअल डीड और पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स। क्या किसी पार्टनर को लोन मिल सकता है फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द बिजनेस? और क्या कोई बिजनेस में लोन दे सकता है कोई पार्टनर? वो चीजें भी मेंशन होनी चाहिए। हु कैन टेक लोन और बाय whom वी कैन टेक लोन, हम किसको लोन ले सकते हैं या किससे लोन दे सकते हैं, वो सारी चीजें भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, अगर कोई अपना पैसा निकाल लेता है तो उसके लिए क्या मेथड होगा? हाउ टू ड्रॉ योर कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, और हाउ यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन योर investment and what will be the percentage, all the things that should be mentioned in the partnership deed. Next है audit of book of account, एक particular time होगा, that should be decided that should be pre-decided कि कौन books of account को manage करेगा, how to get audit of this, उसको audit कैसे होगा, वो सारे rules and regulation भी partnership deed में mention होने चाहिए। right duties and liabilities of the partners, किसको कितना अधिकार होगा, लाइबिलिटी किसकी कितनी होगी और ओनरशिप किसकी कितनी होगी, वो सारी चीजें भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, हाउ टू ऐड न्यू पार्टनर्स इन द बिजनेस एंड हाउ द आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल गेट रिटायर्ड, उसका भी क्लॉज उसमें मेंशन होना चाहिए। कैसे हम नया पार्टनर ऐड कर सकते हैं और कैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होगा, उसका भी पर्टिकुलर मेथड पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, The partnership deed should specify the method of evaluating the goodwill of the firm, वो मेथड भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि हम अपनी गुडविल को कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। Such evaluation becomes important when a new partner enters the firm or an existing partner retire or separate, क्योंकि ये जरूरत होती है, क्योंकि जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन करते हैं, जब कोई नया पार्टनर हम ऐड करते हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारा जाता है, तो उस समय हमें क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है कि हमारी नेटवर्थ कितनी है। और ये जो नेटवर्थ होती है ये किसके बेसिस पर होती है? द गुडविल इन द मार्केट। तो वो चीजें भी जरूरी है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे टू इवेल्युएट योर गुडविल। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं किसी पार्टनरशिप को, वैसे ही एक मेथड होता है किसी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, अगर हमें पार्टनरशिप खत्म करनी है तो वो किस तरीके से खत्म होगी, किसको कितना प्रॉफिट या किसी की कैपिटल वापस मिलेगी, किसको कितने राइट्स होंगे, वो सारी चीजें भी पर्टिकुलरली मेंशन होनी चाहिए। डेथ ऑफ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पार्टनर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका सक्सेशन कैसे होगा, यानी कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, कैसे हम उसमें नया पार्टनर ऐड करेंगे, वो सारा मेथड भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, क्या होगा अगर कोई पार्टनर, what will be happen if some of the partner or any of the partner violating the rules of partnership, what will you do in that particular condition, that will also mention in the partnership deed। क्या होगा अगर कोई पार्टनर वायलेट करता है रूल्स को, यानी कि जो पार्टनरशिप रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं, वो भी मेंशन होना चाहिए किसमें, पार्टनरशिप डीड में। दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर, और वो किसके लिए होगा, सभी पार्टनर्स पर लागू होगा। और फिर है आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन कहते हैं मध्यस्थता को। आप जानते हैं ना, अगर किसी कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इशू रेज होता है तो उसको आर्बिट्रेट कैसे करेंगे, अगर कोई लीगल फाइंडिंग्स चलती है तो वो लीगल जो भी होगी, जो लीगल जो भी चलेगा उसकी सुनवाई कौन करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी अगर केस होता है तो कोई भी लीगल मैटर होता है तो उसमें लिखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ये वाला कोर्ट या वो वाला कोर्ट विल बी देयर टू आर्बिट्रेशन, उसको रेफर करते हैं वो। तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो हु विल बी एन आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता कौन कराएगा, यानी कि उसको सॉल्व कौन कराएगा। तो बच्चों ये चीजें हैं, मैंने आपको बताया जो पार्टनरशिप डीड होती है एक पर्टिकुलरली एग्रीमेंट होता है, या एक हम कह सकते हैं ये क्या होता है, एक कॉमन एग्रीमेंट कह सकते हैं, या एक कॉमन डीड होती है जो डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये सारे पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है इसका फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप।
According to the Partnership Act, it is not necessary to get the firm registered for its information. जरूरी नहीं है कि हम पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराएं अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1932 और 1952. बट देयर कैन बी सम डिफिकल्टीज इन नॉट गेटिंग इट रजिस्टर्ड. लेकिन अगर आप पार्टनरशिप को, अपनी जो पार्टनरशिप डीड है उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो भविष्य में कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास हो सकती हैं. एंड रजिस्ट्रेशन ब्रिंग सम फैसिलिटीज इन इट्स वेक. तो अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. हेंस इट इज ऑलवेज यूजफुल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड. इसलिए अच्छा होगा कि आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराएं. प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं. फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द फर्म रजिस्टर्ड, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन होता है? एक रजिस्ट्रार होता है, जहां से हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए प्रेस्क्राइब फॉर्म हैज गॉट टू बी फिल्ड इन ऑर्डर टू गेट अ फर्म रजिस्टर्ड. सबसे पहले आपको क्या करना होता है? एक एप्लीकेशन देना होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. उसको फिल करने पर आपको क्या होगा? सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसके साथ एक पर्टिकुलर मनी, जिसे हम रजिस्ट्रेशन मनी या रजिस्ट्रेशन अमाउंट हम बोलते हैं, वो भी सबमिट करना होता है. इसमें सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, किसके साथ? प्रेस्क्राइब फीस के साथ में. उसके बाद दिस फॉर्म कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. और उस फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, नेम एंड अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज बिजनेस. क्या बिजनेस का नाम है, फर्म का क्या नाम है, उसका हेड ऑफिस कहां पर है, और वो कौन कौन सी जगह है जहां पर बिजनेस हम अपना ऑपरेट करते हैं. फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म्स. पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई है, पीरियड ऑफ द फर्म इफ एनी, या हमारी जो फर्म चल रही है वो कब से चल रही है, ये सारी चीजें उस फॉर्म में मेंशन होनी चाहिए. और पर्टिकुलर फीस के साथ, जितनी भी फीस है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें सबमिट करना होता है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन. अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन जो आपने करा दिया है, अगर उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कहते हैं चेंज अगर कराना है, तो उसके लिए क्या मेथड होता है? आफ्टर द फर्म हैज बीन रजिस्टर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस आर रिक्वायर्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुड बी कन्वे टू द रजिस्ट्रार विद इन 14 days. अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चेंज है रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर आपको वो कराना है, तो वो जो घटना होती है, वॉट एवर हैपन दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड विद इन 14 days. 14 दिन के अंदर उस घटना के होने के बाद आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास में, सो दैट द आर्बिट्रेशन कैन बी डन, यानी कि चेंज उसमें कराया जा सके. When the name of the firm or the main business is changed, अगर आप अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं, तो विद इन 14 days आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में इन्फॉर्म करना होगा. When there is a change in the name of the permanent address of the partner, अगर किसी पार्टनर का एड्रेस चेंज हो रहा है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा विद इन 14 days. When business has been closed down at some place or it has been started at some other places, अगर किसी जगह पर हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बंद कर रहे हैं या कहीं नई जगह पर हम उसे ओपन कर रहे हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी होगी. When a new partner has joined the firm, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस ज्वाइन करता है, और some partner has died और some partner has retired from the firm, या कोई पुराना पार्टनर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, या कोई हमारा पुराना पार्टनर रिटायर होता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन, वॉट एवर चेंज हैज बीन देयर वी हैव टू इन्फॉर्म विद इन 14 days. कहने का मतलब ये है कि फर्म से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज होता है, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज होता है, तो विद इन 14 days आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में इन्फॉर्म करना होगा और वो चेंजेस वहां पर आपको रजिस्टर कराने होंगे. बेनिफिट क्या है रजिस्ट्रेशन का? तो सबसे पहले क्या है बेनिफिट टू द फर्म गेट द राइट ऑफ फिलिंग अ केस अगेंस्ट एक्सटर्नल पार्टीज इन द कोर्ट. अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म है तो आप दूसरी पार्टीज के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म है तो. दूसरा है बेनिफिट टू द पार्टनर्स कैन फाइल अ केस अगेंस्ट वन अनदर. दूसरा, अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है तो जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं. दे कैन शू अदर पार्टनर्स इन कोर्ट्स. तो यहां पर ये बेनिफिट होता है अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म है. अगर आप रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, अगर आपके पास ऑरल एग्रीमेंट है, तो दैट विल नॉट बी वैलिड इन कोर्ट. Benefit to incoming partners. The incoming partners of a registered firm is capable of pleading for the rights, while in case of non-registration of firm, he has to depend on the honesty of other partners. एक्चुअल में क्या होता है, वो फिर ट्रस्ट पर डिपेंड करता है. अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन है तो एवरीथिंग विल बी देयर इन रिटन फॉर्मेट. अदरवाइज सब ऑरल होता है, और ऑरल के केस में मैंने आपको बताया था वहां पर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और ऑल द थिंग्स विल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रस्ट एंड फेथ.
नेक्स्ट है बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स। जो लोग जा रहे होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है क्योंकि उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं दैट्स ऑलरेडी हैज बीन मेंशन्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, after the death of the partner, his successors are not responsible for his activities in the firm. Hence, to save themselves from the responsibility, they do not have to give any public notice of the effect. अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो मिसहैपनिंग के बाद उसके जो सक्सेसर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी चीज के लिए, अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म है। अदरवाइज आपके जो सक्सेसर्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे विल बिकम लायबल फॉर एनी अदर थिंग। On the retirement of the partner, a retirement partner means responsible for the activities of the firm so long as the public notice about his retirement is not issued. अगर आप एक पार्टनर हैं और रिटायर हो गए हैं, अगर आप रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन जब तक पब्लिक में नहीं जाएगी, जब तक पब्लिक नोटिस में नहीं जाएगी, तब तक आप एक लायबल पर्सन होंगे। अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म है तो विद इन 14 days दैट विल गो टू द रजिस्ट्रार ऑफिस एंड इट विल बिकम अ पब्लिक नोटिस एंड यू विल नॉट बी लायबल आफ्टर द इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। तो ये डिफरेंस है, ये फायदे हैं एक रजिस्टर्ड ऑफिस फर्म के और एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के। तो बच्चों मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में जॉइंट हिंदू फैमिली या जॉइंट फैमिली बिजनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मेरा नंबर है 9871331793। इस नंबर पर आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।